गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? तो आज हम रिसर्च करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्यों करने वाले हैं सर रिसर्च? हम तो पीएचडी नहीं कर रहे, हम तो सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। हम रिसर्च क्यों करें? हम तो नहीं करते सर। आप जबरदस्ती हमसे क्या करवा रहे हो? रिसर्च करवा रहे हो सर, ऐसा नहीं चलेगा। तो आज जबरदस्ती ही सही, लेकिन रिसर्च होगी। क्या होगी? ये क्यों होगी? ये क्यों होगी सर रिसर्च? हम तो नहीं करते रिसर्च, आप करवाओगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आज केवल एक वर्ड रिसर्च में जाएगा, जिसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? और क्या रिप्लेस हुआ, किसने रिप्लेस किया, क्यों रिप्लेस किया? क्या रिप्लेस हुआ? क्या रिप्लेस हुआ बच्चों? कंपनीज एक्ट 1956 रिप्लेस बाय। ये वर्ड कहने को तो बहुत आसान है, रिप्लेस बाय कंपनीज एक्ट 2013। ये हुआ। मैं नोटिंग कराता रहूंगा साथ के साथ, आप साथ के साथ लिखने चले। सबसे पहले मेन हेडिंग लिखिए। हम करने चले आज रिसर्च। क्या करने चले बच्चों? या इसे कुछ बच्चे ऐसे भी कह देते हैं, कंपनीज एक्ट 1956 वर्सेस कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि एक कंपैरेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम? कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस एक थोड़ा सा याद करने के लिए। कंपनीज एक्ट 1956 वर्सेस, अब यहां पर वर्ड आया जी रिप्लेस। क्या क्या वर्ड आया? रिप्लेस, मतलब बिल्कुल हटा डाला। कितने साल पुराना लॉ था? 1956 से आप 2013 तक कैलकुलेट कर लीजिए, कितने साल पुराना लॉ हो गया? बताइए कितने साल पुराना लॉ हो गया 1956 से? 44 ईयर वो हो गए, और 20 साल आगे लगा लो, 13 साल और आगे लगा लो, तो कितने हो गए? 44 प्लस 13, तो टोटल कितने मान के चले? 60 ईयर मानते चले, लगभग लगभग 60 ईयर। तो यानी कि कितने दिन राज किया कंपनीज एक्ट 1956 ने? कितने दिन राज किया? 60 साल। उस राज को खत्म कर दिया किसने? कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि रिप्लेस हुआ है, बड़ी बात है। अगर छोटी मोटी बात होती, अगर छोटी मोटी बात होती तो कंपनीज एक्ट 1956 को अमेंड कर लेते। एक नया लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक नया लॉ बनाने की जरूरत, और आपने रिप्लेस भी कितने साल पुराना लॉ किया? लगभग 7 साल पुराना लॉ आपने रिप्लेस। तो रिप्लेसमेंट गवर्नमेंट ने ऐसे किया, लेजिस्लेटिव बॉडी ने ऐसे किया, उसके पीछे कुछ तो रीजंस रहे होंगे, कुछ तो रीजन। तो क्या रीजंस रहे होंगे? पहले बात, जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, लिखिए कंपनीज एक्ट 2013 is a suitable law in a competitive environment। मेरा पहला पॉइंट, इन अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट।
अगर आप इंडिया की बात करें, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, अगर आप इंडिया की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं बच्चे? इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में मेन इंडस्ट्री जो ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, वो 1991 के बाद हुआ, वी नो वेरी वेल। और जो उस ग्रोथ का जो इफेक्ट आया मेनली, वो 2001 से लेके और अब तक चलता हुआ ही आ रहा है। तो इन सिचुएशन में क्या हुआ कि जो कंपनीज एक्ट 1956 था, वो जो एक कॉम्पिटिटिव टाइम चल रहा है, और जो कॉम्पिटिटिव टाइम चल रहा है वो चाहे नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, इंडस्ट्री के फील्ड में नई नई कंपनी आ रही हैं, लोग बाग छोटी सी चीजों को कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर इंडिया का बहुत बड़ा है, टूरिज्म सेक्टर बहुत बड़ा है। पिछले 15-20 सालों में आपने ध्यान दिया होगा। ये जो कंपनी एक्ट 1956 था, ये कब का बना हुआ लॉ था? जस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस टाइम का लॉ था जब क्या इतना कंपटीशन था? नो, नो सो मच कंपटीशन। तो उस टाइम के हिसाब से तो जी आप ओके हो। लेकिन अगर करंट की बात करें, किसकी बात करें? करंट सिनेरियो में जहां कंपटीशन की बात होती है नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो यहां पर क्या कंपनीज एक्ट 1956 काम कर सकता था? पहला रीजन समझ में आया? पहला रीजन समझ में आया बेटा कि तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम जब ये आपका पुराना लॉ था 1956, जब इंडिया में इतना कंपटीशन भी नहीं था, तो नहीं था तो कंपनी एक्ट 1956 से बात हो रही थी। एक दूसरी बात, ये बात तो सबको पता है, अब जैसे एडवांसमेंट ऑफ टाइम हुआ और एडवांसमेंट ऑफ कंपटीशन हुआ, क्या हुआ? कुछ नई चीजों की जरूरत पड़ने लगी फॉर द बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फॉर द बेटर ट्रांसपेरेंसी। किसके लिए? दूसरा रीजन आ रहा है, लिखिए लिखिए दूसरा रीजन, फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी, दो चीजें समझे, फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी, एक नए लॉ की जरूरत पड़ी। ए सुटेबल लॉ इज रिक्वायर्ड and that is Companies Act. कंपनीज एक्ट लीजिए, रिसर्च के दो फैक्टर हमारे क्या हुए? कंप्लीट हुए फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब आप एक बात देखिए, थोड़ा समझिए टेक्निकली, 1956 से लेकर और 2013 तक इकोनॉमी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। क्या क्या आए हैं सर? बैंकों का सेंट्रलाइजेशन हुआ सर, कुछ स्कैम्स हुए, लेकिन पुराना लॉ था उसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इतना प्रॉपरली नहीं हो पाता था। क्या हुआ बीच में? कुछ
सारे मेजर स्कैम्स हुए हैं इसी टाइम पीरियड में। फिर एलपीजी आया, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, उसमें इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। उस इन्वायरमेंट में भी इतने ज्यादा सुटेबल लोग नहीं था। आपको कितनी चीजें पता चल गई? कितनी चीजें पता चल गई बताओ जल्दी, कितनी चीजें पता चली? पहली पहली क्या पता चली कि जो कंपटीशन के एंगल से, किस एंगल से बेटा? अब एक चौथी चीज जो आप एक बहुत एनालिटिकल अप्रोच कर सकते हो, आप ये देखेंगे कि कंपनीज एक्ट 1956 में 658 सेक्शन हुआ करते थे, 658 सेक्शन। कितने सेक्शन प्लस रूल कम, सेक्शन ज्यादा रूल कम। क्या ज्यादा? लेकिन जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें रूल ज्यादा सेक्शन कम, जस्ट रिवर्स अप्रोच। और इस अप्रोच को बोलते हैं स्केल्टन अप्रोच। कौन सी अप्रोच? ये कभी कभी एग्जाम में भी आ जाती है। व्हाट डू मीन बाय स्केल्टन अप्रोच? इसे दिमाग में सेट कर लेना, इस कॉन्सेप्ट को। व्हाट डू मीन बाय स्केल्टन अप्रोच? बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझो। आपकी ये बॉडी है, ये मेरी भी बॉडी है, आप सबकी बॉडी है। कुदरत ने क्या किया है? कहीं पे मास ज्यादा लगाया है, कहीं कम किया है। मतलब क्या? जहां बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है वहां पर कम, जहां बॉडी का बेस है हमारा, उसको हमें स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाया। क्यों भाई? ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए छोटी सी बात, हमारी गर्दन को मोटा बना देते, मुंह को छोटा रख देते, क्या होता? क्या ढांचा बन पाता? पूरा बन पाता क्या? पूरा प्रॉपर ढांचा फ्लेक्सिबल सेंस में? या थाइज को वीक कर देते, क्या हम खड़े हो पाते, स्टैंड अप हो पाते? क्योंकि सारा बॉडी का वेट किस पे लाता है? तो कंपनीज एक्ट 1956 का जो स्केल्टन था वो प्रॉपर नहीं था। क्यों प्रॉपर नहीं था? सर जी किसी भी एक्ट में अगर सेक्शन ज्यादा होंगे और रूल कम होंगे तो वो एक्ट प्रॉपर इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक्ट को इंप्लीमेंट कौन करता है? रूल। एक्ट को इंप्लीमेंटेशन में कौन लाते हैं? प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में रूल। तो पुराने एक्ट में क्या था? प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं था। लेकिन न्यू लॉज में जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें कोशिश की गई कि जितने भी ये 470 सेक्शन है, एक तो 658 ये तो बहुत बड़े हो गए, पहली बात तो अननेसेसरी सेक्शंस को क्या करो? खत्म करो। और जितने भी सेक्शन रखो उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का रखो। तो कंपनीज एक्ट क्या हुआ? कंपनीज एक्ट 2013 कैसा लॉ है बताइए जरा, कैसा लॉ है? कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। कैसा लॉ है बेटा? जो कौन सी अप्रोच के साथ काम करता है? स्केल्टन अप्रोच के साथ। किसके साथ काम करता है? क्लियर? ताकि, और इस स्केल्टन अप्रोच की वजह से ही इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हुआ है। कैसा इंप्लीमेंटेशन हुआ है बेटा? कुछ न्यू फॉर्म्स जो पुराने कंपनीज एक्ट में नहीं थी, लाइक ओपीसी। एक नई फॉर्म आई बिजनेस की, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। सर जी ये क्यों आई? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। वन पर्सन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ किसमें? क्यों हुआ? सोचना बेटा, रिसर्च कर रहे हैं हम। आज हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। आप पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमी को देखिए,
वहां की एक फेवरेट फॉर्म है ओपीसी, यानी कि एक बंदा भी क्या बना सकता है। और जो छोटे लेवल की कंपनी थी उन पर लॉ का ज्यादा बर्डन ना आए, तो एक स्टेटस इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ स्टेटस इंट्रोड्यूस किए गए अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं निकल कर। कौन कौन से? स्मॉल कंपनी, कौन से बेटा? स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये सब आप पढ़ेंगे, ये पुराने लॉज में नहीं थी। सर स्मॉल कंपनी का क्या मतलब है? कि अगर आपकी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर इस लिमिट तक रहती है तो आपके ऊपर कंप्लायंस बर्डन इतना ज़्यादा नहीं होगा, ताकि आप इजीली क्या कर सको, ग्रो कर सको। क्या कर सको बेटा? ऐसे एक न्यू स्टेटस आया कंपनीज के लिए, डोरमेंट कंपनीज का। कौन सा बेटा? डोरमेंट कंपनीज का क्यों कॉन्सेप्ट आया? कि अगर आपकी कंपनी काम नहीं कर रही है और आपको तो लॉ का वो बर्डन पूरा झेलना पड़ रहा है 470 सेक्शंस का, तो आप क्या करोगे उस टाइम के लिए? कौन सा स्टेटस ले लो बेटा? कौन सा स्टेटस ले लो उस टाइम के लिए बच्चों? डोरमेंट का स्टेटस ले लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुना होगा, कौन सा डायरेक्टर? और मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केएमपी, की मैनेजर पर्सन। कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा बेटा? की मैनेजर पर्सन इंट्रोड्यूस हुआ कहां? कंपनी एक्ट। यानी कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस ही कंपनी एक्ट 2013 में हुए हैं। इसका मतलब वो किस में नहीं थे? आज आप बात करते हो कि हम केएमपीसीएस विल बी केएमपी ऑफ द कंपनी, अगर 2013 आपको केएमपी नहीं बनाता। सेक्रेटरियल ऑडिट, कौन सा ऑडिट? ये भी कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो लिख लीजिए, न्यू कॉन्सेप्ट अंडर कंपनीज एक्ट, न्यू कॉन्सेप्ट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बताइए जी कौन कौन से हुए, बताओ जल्दी जल्दी। स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी, बिल्कुल। डोरमेंट कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, केएमपी, बहुत सारे लाइन लगा के बता सकता हूं। केएमपी समझ आया बात? डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर, डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। पुराने लॉ में क्या दिक्कत थी आपको बताता हूं। कंपनीज एक्ट 1956 बहुत सारे टर्म को डिफाइन ही नहीं करता था। अब अगर एक बार बताइए, अगर टर्म डिफाइन नहीं होंगे तो लीगली प्रॉब्लम आएंगी या नहीं आएंगी? तो 2013 एक डेफिनेटिव लॉ बनाया गया। क्या बनाया गया? लार्ज डेफिनेशन आई। कैसी डेफिनेशन आई? लार्ज का मतलब है यहां पर मोर डेफिनेशन। जितनी ज्यादा डेफिनेशन उतना अच्छा एक्ट। पूछो क्यों? लेस लिटिगेशन। क्योंकि मेन प्रॉब्लम किस चीज की होती है? मेन प्रॉब्लम किस चीज की होती है? जब हमें वो चीज डिफाइन ही ना हो। जैसा कि कौन से एक्ट में होता था? कौन से एक्ट में होता था? कंपनीज एक्ट 1950। जबकि 2013 में आप देखेंगे सेक्शन 2 में, सेक्शन किसमें? 95 क्लोजेज हैं। इसका मतलब क्या है? सेक्शन 2 में टोटल कितनी डेफिनेशन है? जो अल्फाबेटिकल है, जो क्या है? क्योंकि सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन का सेक्शन है। सेक्शन 2 किसका है? यानी कि 2 क्लोज 1 टू 2 क्लोज 95। और ये जितनी भी हैं, ये जितनी भी हैं सब क्या हैं? सब अल्फाबेटिकल में है। किसमें है बेटा? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ऐसे नहीं है कि जी 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 ही होनी चाहिए। ए के जितने भी टर्म है वो ए में आ जाएंगे, बी के जितने भी टर्म है वो बी में आ जाएंगे, सी के जितने भी टर्म है वो किस में आ जाएंगे? सी में आ जाएंगे। समझ में आया?
और इस वजह से इस एक्ट को समझना, पढ़ना, इंटरप्रिटेट करना, तीनों चीज समझो। क्या क्या? समझना, पढ़ना और इंटरप्रिटेट करना इजी है एज कंपेरिजन टू कंपनीज एक्ट 1950। क्यों है? किसी भी चीज का आप इंटरप्रिटेशन करने चलते हो तो सबसे पहले उसकी क्या लेते हो? डेफिनेशन लेते हो। क्या लेते हो? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लेते हो। और डेफिनेशन आपको अगर मिल गई तो आपका इंटरप्रिटेशन काफी हद तक क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? काफी हद तक इजी हो जाता है। और एक बात मानना, कोई भी लॉ जितना ज्यादा डेफिनेशन को क्लियर करके चलेगा उसमें लिटिगेशन भी क्या होंगी? कम होंगी। अब इन सब चीजों को सोचते हुए ईरानी कमेटी और टाटा सन ने रिकमेंडेशन दी किसको? गवर्नमेंट को। किसको? गवर्नमेंट को, कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक क्या बनाया जाए बेटा? ऐसा लॉ बनाया जाए जिससे क्या हो? जिससे क्या हो? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। क्या हो? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। एक ऐसा लो जो सारे एंगल से सही है। एक और नई चीज इंट्रोड्यूस हुई थी कंपनीज एक्ट 2013 में, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर। अब तक वर्ड सुना था शेयर होल्डर, अब कॉन्सेप्ट है क्या? स्टेक होल्डर। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है जिससे इंटरप्रिटेशन में आसानी हो रही है। थोड़ी बहुत बात होती तो अमेंड कर लेते, लेकिन जब अप्रोच ही डिफरेंट हो जाए तो लॉ भी तो हमें एक डिफरेंट अप्रोच का ही चाहिए। तो इसलिए एक नया लॉ बना। क्या बना? एक। बहुत से बच्चे आते हैं, रेयर बच्चे होते हैं जो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्यों बना? मैंने कहा सर उस टाइम इकोनॉमी चेंज थी, 1956 में अलग सिचुएशन थी, 2013 में अलग सिचुएशन थी। सर वही तो बताइए, वही तो बताइए चीजें क्या चेंज थी। उसका एक एनालिसिस करना आना चाहिए। एक एग्जीक्यूटिव स्टेज पर अगर आप रिसर्च के एंगल से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि कंपनी लॉ हमारा ग्रंथ है, कंपनी लॉ हमारा क्या है? ग्रंथ है। तो ग्रंथ के साथ हमारी केवल पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारी रिसर्च होनी चाहिए। और वो रिसर्च सटीक हो, कंक्लूसिव हो। वो रिसर्च क्या हो बेटा? कंक्लूसिव हो। तो ये जो 15 या 20 मिनट मैंने आज आपको दी हैं, ये केवल इसलिए दी हैं ताकि आप अब रिसर्च बेस्ड पढ़ाई करें, रिसर्च बेस्ड इंटरप्रिटेशन करें। अब अगर आप 4 लोगों में बैठकर बात करेंगे तो आपकी बातों के पीछे एक होमवर्क दिखेगा, आपकी बातों के पीछे एक रिसर्च दिखेगी। यू आर टॉकिंग लाइक अ प्रोफेशनल, यू आर टॉकिंग लाइक अ प्रोफेशनल बिकॉज योर वर्ड्स हैव अ बैकअप। और वो बैकअप है आपका किसका? रिसर्च, एक प्रॉपर रिसर्च। तो आप अगर देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर आप अपने नोट्स पर ध्यान देंगे तो एक वर्ड आएगा टू फ्रेम द लॉ, टू फ्रेम द लॉ enable company to achieve global competitiveness in the fast changing economy। बस इस लाइन को समझ लो। एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि कंपनी को बनाए किस लायक? ताकि वो किस लेवल पर कंपटीशन कर पाए। कौन से लेवल पर? ना कि केवल नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। और कैसी इकोनॉमी में वो काम कर सके? फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी। समझ में आया? देखिए देखिए, द कंपनीज एक्ट 2013 अनेबल द कंपनीज टू अचीव, की लाइंस लिखवा रहा हूं,
द कंपनीज एक्ट 2013 enable the companies to achieve global competitiveness in fast changing economy। समझ गए सारी बातों को। मीन्स कंपनीज एक्ट कैपेबल नहीं था इस चीज के लिए। कौन से वाला कंपनीज एक्ट? नहीं था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ईरानी कमेटी ने, जे ईरानी कमेटी ने, कौन सी कमेटी ने बेटा? और टाटा सन्स के डायरेक्टर्स ने रिकमेंडेशन दी, एडवाइस दी गवर्नमेंट को। किसको दी? गवर्नमेंट को क्या दी? एडवाइस दी। इसी वजह से एक बिल पास हुआ। क्या पास हुआ है? जिसे कंपनीज बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? और वो कंपनीज बिल पास होकर क्या बन गया? कंपनीज एक्ट 2013। तो आज की क्लास मेरी केवल एक रिसर्च के लिए थी। किसके लिए थी बच्चों? आगे मतलब ये जो मेरा आज का जो थोड़ा सा बताना जरूरी था, मैं इस चीज के ऊपर खुद सोचता हूं कि रिसर्च इज रियली अ इंपॉर्टेंट थिंग। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।